आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रजान गुरु। मैं आपके लिए 10th क्लास के जो है केमिस्ट्री के लाइन्स चैप्टर की एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा कौन सा, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होती हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इन्हें लिखा कैसे जाता है और इन्हें संतुलित यानी बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट चीज़ें पूरी कराऊंगा। ठीक है, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे और मुझे आशा है कि आप निरंतर इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहेंगे और मेरे वीडियो को पसंद करेंगे और शेयर करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। बच्चों को केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती। तो देखिए, जो आपकी केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखी है, ये बातें जानते भी हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, ठीक है, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी रंग, गंध और स्वाद में परिवर्तन आने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन के कारण रंग, स्वाद, गंध भिन्न हो जाती है। ठीक है, रूप भी कर सकते हैं उसमें, रंग में रूप, रंग रूप, ठीक है, गंध, स्वाद। तो जैसे एग्जाम्पल में हम सब लोग जानते हैं कि आप लोग से दूध को कमरे में काफ़ी देर तक के लिए रख दिया जाए तो क्या होगा, अगर उसको खौलाते नहीं हैं तो 12 घंटे बाद, 18 घंटे बाद उसकी महक बदल जाएगी। तो ये उसके अंदर जो चेंजमेंट हुआ वो क्या हुआ, ये हम लोग पिछली क्लासों में जानते हैं कि एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, परंतु उसके अंदर कोई अभिक्रिया यानी रिएक्शन तो हुई ही है तभी ऐसा परिवर्तन हुआ है। तो वो प्रक्रिया जिसके कारण रासायनिक परिवर्तन हुआ उसे ही हम लोग शॉर्ट में क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब आती है बात कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सरल विधि द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका, ठीक है, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई भी आपकी कोई परिवर्तन हो रहा है उसे अगर हम लिखते हैं सरल तरीके से तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल में इसे दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, एक शाब्दिक समीकरण और एक सांकेतिक समीकरण। जैसे एग्जाम्पल में हम जानते हैं कि लोहा है अगर, और इसको हवा और नमी के साथ मिला दें तो जंग का निर्माण होता है। किसका होता है, जंग। तो अब ये एक कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ जिसके अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया चली, उस रासायनिक अभिक्रिया को मैंने सांकेतिक रूप से लिख दिया। क्या, लोहा प्लस हवा और नमी, साथ में यहाँ प्लस भी लगा सकते थे एक और, तो क्या बन गया, हमारा जंग बन गया। क्या बना, जंग। तो ये एक मैंने आपको इस रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक रूप में लिखा है, सांकेतिक शाब्दिक रूप में लिखा है। ठीक है, सरल विधि से लिख दिया, वो प्रक्रिया इतनी ना थ्योरी में बता के एक मैंने समीकरण गणितीय रूप में इसे लिख दिया। तो ये क्या हो गई, रासायनिक समीकरण। और एक इसी का तरीका क्या है, शाब्दिक रूप से लिखने का तरीका। तो जब शाब्दिक तो मैंने बता ही दिया, एक सांकेतिक रूप। तो सांकेतिक रूप में इनके हम रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक संकेतन विधि में समीकरणों के हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे इसी में लोहा का संकेत होता है Fe, हवा का होता है O2 और नमी साथ में होगा H2O। ठीक है, तो नमी की उपस्थिति का एक साइकिल चलता है, इसलिए इसको एरो के ऊपर लिख लेते हैं या प्लस में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बना देंगे, Fe3O4। सॉरी, गलत मैंने बोल दिया, हाँ ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि
C2O3। ठीक है, यहाँ एक बात गौर करने वाली बात यह है कि हमको कैसे पता चल गया कि यही बनेगा। तो ये बात आपको धीरे धीरे अभ्यास से और जो सूत्र होते हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा कि चौक का सूत्र क्या है, तो और किस चीज़ के मिला देने से क्या प्राप्त होता है, उस पदार्थ का सूत्र क्या है। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, और कुछ चीज़ें याद करने से आ जाती हैं और कुछ धीरे धीरे अभ्यास से आ जाती हैं। कुछ उसमें प्रक्रिया इस प्रकार की होती है कि आपको अगर उसके पार्ट याद हैं तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। अब देखिए, इसमें पता चल गया हमें ये लोहा है, ये ऑक्सीजन है, और नमी की उपस्थिति रहेगी तो ये किस में बदल जाएगा, फेरस ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। यही क्या है, हमारा जंग है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जंग। तो एक विधि आपकी शाब्दिक है और एक आपकी सांकेतिक विधि। याद रहेगा, नो कन्फ्यूजन। क्या मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो वह प्रक्रिया है, अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एक वह प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों के रंग, गंध, स्वाद, रूप आदि में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और इन्हें सरल विधि से प्रदर्शित करने का या लिखने का तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये दो प्रकार से किया जा सकता है, एक शाब्दिक और एक सांकेतिक। तो शाब्दिक समीकरण में केवल हमें तत्वों के परिवर्तन के विषय में ही ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, नॉलेज हम सिर्फ इतनी ही पता कर सकते हैं कि इनको मिलाया तो ये है, परंतु हम उसकी जो है सही जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। सांकेतिक विधि में हम तत्वों की सही स्थिति और उनकी मात्रा और उनके द्रव्यमान की भी गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सांकेतिक भाषा ज़्यादा उपयुक्त है और इसका ही हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद बात आती है कि सांकेतिक भाषा में जब हमने लिख दिए तत्व, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि जब कोई पदार्थ जितनी द्रव्यमान मात्रा में मिलेगा तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप उसका द्रव्यमान नहीं परिवर्तित होगा, उतना ही द्रव्यमान हमें मिलेगा। तो अब यहाँ पर जब मैंने एक Fe ही लिया तो दो कैसे हो गए, तो इस चीज़ को हमें संतुलित करना पड़ेगा, बाएं और दाएं ओर के पदार्थ की मात्रा को या संख्या को। जब संख्या कर देंगे तो मात्रा यानी वजन अपने आप हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दाईं ओर के परमाणु और बाईं ओर के परमाणुओं की संख्या को समान करने की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण के संतुलन की प्रक्रिया कहलाती है। अब ये प्रक्रिया हम लोग करेंगे कैसे, तो देखिए इसका तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। भूलिए नहीं, सीखिए जरूर, वीडियो को स्किप मत करें। देखिए, सबसे पहले देखना होता है पूरी इक्वेशन में उस परमाणु यानी एटम को हम लोग लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर परमाणु के हों। ठीक है, और वो सबसे कम जगह पर वितरित हो। एग्जाम्पल में ये ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्शन किया तो ये एक जगह ही है, आयरन आपका एक जगह ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको, जब दोनों एक एक जगह ही हैं, तो पहले वो नंबर लेना है जिसमें सबसे बड़ा नंबर हो नीचे। ये संख्या परमाणुओं की गिनती को बताता है कि ये एक जो अणु है जंग का एक बड़ा सा कण है, तो उस बड़े से कण में कितने ऑक्सीजन के कण लगे हैं और कितने जो है आयरन के कण लगे हैं। और आयरन के नीचे जो 2 लिखा हुआ है, ये इस अणु में आयरन की परमाणुओं की संख्या तो बताता ही है, इसके साथ साथ इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता को भी बताता है। और जो ऑक्सीजन के नीचे 3 लगा है, ये ऑक्सीजन की गिनती को तो बताता ही है, इसके साथ साथ ये लोहे की संयोजकता को भी बता रहा है। ठीक है, ये याद रहे। तो हम लोग सबसे पहले संतुलित करने में जिस तत्व के नीचे यानी परमाणु एटम के नीचे सबसे मैक्सिमम नंबर है, बड़ा नंबर है, उसको चुनेंगे। तो अब देखिए, अगर ऑक्सीजन 3 यहाँ पर हैं और ऑक्सीजन 2 यहाँ पर हैं, तो फिर इनकी गिनती को बराबर करने के लिए हम किस संख्या का गुणा करें इसमें। तो जाहिर सी बात है कि अगर अब कोई ऐसा नंबर नहीं है कि हम सिर्फ एक में करने से मेरा बैलेंस हो जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और, गिनती यहाँ नहीं बढ़ाएंगे घटाएंगे, हमेशा आगे लगाएंगे अणुओं की गिनती के आगे। हम अणु कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन किसी अणु के सूत्र में परमाणु जिस अनुपात में लगे हैं, हम उस गिनती को कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए 3 और 2, तो इस 3 की गिनती को यहाँ लगा दिया जाए और 2 को यहाँ, तो ये 6 और 6 ऑक्सीजन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके बाद अब आपके पास आयरन कितने हो गए, 2 दूनी 4, 2 2 4, तो अब आपके 4 हो गए, तो आयरन के आगे कितना लगाना पड़ेगा, 4। तो इस प्रकार से आपकी पूरी अभिक्रिया संतुलित हो। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कैसा कि आपके मैंने ले लिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ने रिएक्शन की और फॉर्म क्या किया, अमोनिया गैस। अब ये चीज़ हमें तैयार है, हमें याद है, तो इसी प्रकार आपको अभ्यास करते 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 चीज़ों को सीखना है और याद करना है। तो देखिए अब कैसे पता चले कि हमको किस नंबर में क्या लगाना है, तो फिर वही चीज़, हाइड्रोजन में सबसे मैक्सिमम नीचे एटम नंबर है, ठीक है ना, परमाणु की गिनती है, तो 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो आगे यहाँ 3 लगेगा और यहाँ 2 लगेगा। तो अब नाइट्रोजन 2 हो गए, ऑलरेडी यहाँ पर नीचे 2 लगा हुआ है, यानी पूरी अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। समझ में आई बात? आइए हम लोग ये भी जान लें कि जो आपकी इस समीकरण जब हम लिखते हैं तो इनमें इनको बोला क्या जाता है, तो रसायन की भाषा में जो अभिक्रिया करते हैं यानी बाईं ओर होते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? अभिकारक, और इंग्लिश में रिएक्टेंट। और फाइनल जो आपको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, तो ये अभिकारक भी 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं और उत्पाद भी आपके 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा आपको, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे क्रम से करते हैं। तो अब इसी तरीके से एक और अनदर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने आपको ये एग्जाम्पल के साथ बताया, ये सभी क्या हैं, सभी रासायनिक समीकरण हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक तीसरा लेता हूँ, तीसरा कोई बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें आपको आसानी से समझाया जा सके काफ़ी कुछ। ठीक है, जैसे बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, किसी को भी समझा जा सकता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल की रिएक्शन कराई जाए तो आपका क्या बनेगा, इसमें बुझा चूना बनता है। तो ये हमको याद रखना होता है कि जब हम शुष्क चूने को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बुझा चूना, जिसका फार्मूला यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, अब हमने पहले फार्मूले लिख लिए, अब उसके बाद अब आपको इनके परमाणुओं की गिनती को संतुलित करना होता है। तो 2 ऑक्सीजन, तो देखिए यहाँ पर 2 जगह है और ये हाइड्रोजन सिर्फ 1 जगह है, तो 2 हाइड्रोजन इक्वल है, कोई नंबर नहीं। ऑक्सीजन भी 2 जगह है और कैल्शियम तो ये पहले से ही संतुलित अभिक्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग H2 + Cl2 की अभिक्रिया कराएं तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो इस प्रकार अब संतुलन की बात आएगी तो इसके नीचे एक, चाहे इसको आप पकड़िए चाहे इसको, दोनों में सेम चल रहा है, तो Cl के आगे पूरे फार्मूले के आगे 2 लग जाएगा, तब क्लोरीन 2 होंगे। तो इस प्रकार हाइड्रोजन भी आपके 2 हो गए, यानी अभिक्रिया आपकी संतुलित हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ये जान गए और सीख गए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होती है, इन्हें हम संतुलित कैसे करते हैं। संतुलन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि हम लोग नीचे गिनती कम ज़्यादा नहीं कर सकते, और ये फार्मूले कहाँ से आए, किससे क्या बनेगा, ये हमें धीरे धीरे सीखना है। और पिछली कक्षाओं में आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के धीरे धीरे आप आ जाएंगे, डरिए मत। पूरे पाठ में जब हम लोग धीरे धीरे लेसन में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ आने लगेगा और सीख जाएंगे। अभी मैं आपको टाइप ऑफ रिएक्शन कराऊंगा, तो उसमें आप बहुत सारी रिएक्शनें कराऊंगा, तो आपको काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा और उनको मैं संतुलित करना भी सिखाता रहूँगा। ठीक है, सिर्फ रिएक्शन ही नहीं उसमें मैं कराऊंगा ना, डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल को सभी को संतुलित करना सिखाऊंगा, तो आपको कम्प्लीटली बैलेंस करना रिएक्शनों को आ जाएगा। ठीक है, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई अगर समस्या हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करें। इसी प्रकार 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए, जैसे आपके पास
कोई ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक यौगिक है, जैसे मेथेन गैस। अब इसकी रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन से कराई। ऑक्सीजन से कराने का मतलब होता है मैंने हवा में रख के इसको जला दिया, तो ऑक्सीजन से ही रिएक्शन होगी। जब भी कहीं O2 लिखा हो और दहन लिखा हो तो आप समझ जाइए कि इसको खुले में जलाया गया है। तो जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया जाता है तो सीधी सी बात है कि उसमें हमेशा दो ही चीज़ें बनती हैं, ये रटी हुई बात है। एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एक आपका बनेगा वाटर वेपर यानी H2O। अब संतुलन की बात आती है तो सबसे देखिए ऑक्सीजन 2 जगह है तो इसको हम नहीं करेंगे, कार्बन 1 जगह है वो गिनती पहले से ही बराबर है। हाइड्रोजन में देखिए 2 जगह है, एक इस तरफ एक इस तरफ, लेकिन गिनती अलग अलग है। तो इसके आगे हम अगर मिनिमम 2 लगा दें तो 4 और 4 हाइड्रोजन हो जाए, ठीक। अब जब यहाँ पर 2 लग गया तो 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए। तो फिर यहाँ पे अभी अगर 2 लगा दिया जाए तो 4 ऑक्सीजन आपके कंप्लीट हो गए। इस तरीके से आपकी रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कौन सा, कि अगर 6 नंबर एक होता है C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज जो ग्लूकोन डी में घोल के हम लोग पीते हैं। इसको भी अगर खुले में गर्म तवा में डाल दिया जाए और जैसे चीनी हम लोग डाल देते हैं तो जल जाती है भूरी भूरी होके, तो इसी तरीके से अगर इसको भी हम लोग खुली हवा में आग लगा दें या जला दें इसको, तो क्या होगा, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सेम 2 ही कंपाउंड बनेगा, एक CO2 और एक H2O, बिल्कुल कन्फर्म सी बात है। अब बैलेंस करने के लिए जाहिर सी बात है तो हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो आपको यहाँ 6 तो लेना ही पड़ेगा। और इसी तरीके से कार्बन कितने हैं 6, तो आपको यहाँ पे भी 6 लेना ही पड़ेगा। अब बैलेंस करते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 ऑक्सीजन, तो ये 12 और 6 यानी 6, तो 18 यानी 18 हो गए। अब कितने हो गए टोटल, 18 ऑक्सीजन हो गए। तो अब यहाँ पर हम कितनी गिनती लगाएं कि 18 ऑक्सीजन हो जाए, तो यहाँ पे देखिए 6 आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल हैं इस फार्मूले में, तो 18 में से 6 हट गए तो बचे सिर्फ आपके पास 12। अब 12 इस ऑक्सीजन से ही मिलेंगे, तो फिर 2 तो लगा हुआ है, तो यहाँ आगे कितना लगा दें 6, तो 6 दूनी 12 और ये 6 18 आपके पास ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाएंगे। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों साइड की जो है आपकी इक्वल हो गई, ठीक। तो इस प्रकार समीकरण संतुलित की जाती है। तो आइए अब हम लोग अगला नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में मैं टॉपिक बताऊंगा।